जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज के GTS 4 के सॉल्यूशन में। GTS 4 जो कि अपना 5th लेसन प्राइमरी एक्टिविटीज़ का हुआ था। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। अब आप मूल्यांकनकर्ता की भूमिका में होंगे। आप अपने टेस्ट कॉपी, टेस्ट रजिस्टर को ओपन कर लीजिए और मेरे साथ अपनी कॉपी को आपको जांचना है और उसके बाद इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, स्कूल का नाम लिखते हुए आपको इसके जो नंबर हैं वो मेरे साथ शेयर करने हैं। मैं आपके लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे भी ईमानदारी से इस टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे होंगे। इस विश्वास के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो चलिएगा, पहला प्रश्न था आपका कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है जिसकी रुपाई नहीं होती, बिजाई होती है, वो छांटना था। और पहले प्रश्न का सही आंसर है 3 नंबर गेहूं। दूसरा प्रश्न था कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन 2 डेनमार्क। जो सही होते चले उस पर गुड मारते हुए एक एक नंबर है अपने आप को देते रहिएगा। तीसरा प्रश्न था कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 पुष्प उत्पादन। चौथा प्रश्न कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया, तो चौथे का सही आंसर आपका रहा होगा ऑप्शन 4 रोपण कृषि। पांचवा प्रश्न का निम्न प्रदेशों में किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती, इस पर गौर करने की जरूरत थी, नहीं वाला छांटना है। पहले जो 3 है वहां पर ये कृषि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है, जबकि चौथा ऑप्शन इसका 5वें का 4 अमेजन बेसिन है, वहां पर नहीं किया जाता। अब आपको पता होना चाहिए वह अमेजन बेसिन में मुख्यतः कौन सी कृषि होती है, तो वहां पर भोजन संग्रहण है वो मुख्यतः किया जाता है। छठे प्रश्न की बात करें कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, तो छठे का सही आंसर बहुत ही इजी सा प्रश्न था, 2 नंबर ऑप्शन इसका भूमध्य सागरीय कृषि। सातवां प्रश्न के निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा कृतन दहन कृषि का प्रकार है, तो ऑप्शन इसका 7वें का 2 नंबर आदिम कालीन निर्वाह कृषि। आठवां प्रश्न का निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, भी सिंगल फसल के रूप में नहीं बोई जाती, डेयरी, रोपण, वाणिज्य अनाज कृषि, इन सब में सिंगल काम किया जा सकता है, जबकि 8वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 मिश्रित कृषि। प्रश्न संख्या 9 देखिए कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाओं में शामिल नहीं है, वनों से लकड़ी काटना, खनन, विनिर्माण उद्योग और पशुचारण। आपको पता है विनिर्माण उद्योग है वो एक द्वितीय क्रिया होती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है, तो नहीं वाला छांटना था, तो ऑप्शन नंबर 9 का 3 हो गया। 10वां प्रश्न का विश्व में कहवा का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है, वो छांटना था। कहवा यानी कॉफी की बात यहां पर हो रही है, तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपके एबेसैदा वाले ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न थे वो हो गए 1 से लेकर 10 तक। एक आपको सलाह दूंगा, जो आपने इस प्रश्न को पढ़कर जो उत्तर छांटा उसके जो ऑप्शन दिए हैं उन पर भी आपको गौर करना चाहिए भी वो इन प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं हो सकते। जब ये चीज अगर आप अभी प्रैक्टिस के दौरान अगर इन चीजों पर गौर करोगे तो आपकी मेमोरी पावर है वो शार्प होगी और टॉपिक के समझने में भी आपकी बहुत हेल्प है वो होगी। अगला अब एक एक लाइन वाले जो प्रश्न है उनमें बात करें। 11वां प्रश्न जो बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है और रिपीट भी होने की संभावना रहेगी, उन 2 क्रियाओं के नाम बताइए जिन पर आदिम कालीन मानव है वो अपने जीवन निर्वाह के लिए निर्भर रहते थे, तो वो 2 क्रियाएं हैं आखेट और भोजन संग्रह। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आखेट और भोजन संग्रह है वो आदिम कालीन मानव के जीवन निर्वाह के लिए वो इन्हीं 2 पर निर्भर रहता था। 12वां प्रश्न है कि ब्राजील के कॉफी के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो बहुत ही प्यारा प्रश्न, ये भी फेजेंडा कहा जाता है। इन दोनों में से 2022 की बोर्ड परीक्षा में आपको 100% एक प्रश्न जरूर मिलेगा। आप इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, दोनों में से एक प्रश्न आज ही कहता हूं 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा। 13वां प्रश्न का खनन की 2 विधियां, तो खनन की 2 विधियों के नाम, बहुत ही इजी सा प्रश्न, पहला धरातलीय खनन विधि और दूसरा भूमिगत खनन विधि। तो धरातलीय और भूमिगत दोनों नाम लिख दिए आपने,
तो आधा प्लस आधा 1-1 नंबर। जिस प्रश्न के अंदर सिर्फ एक ही बात पूछी जाती है वो 1 नंबर का हो गया, जिसमें एक से ज्यादा पूछी जाती है तो उसको आपको आनुपातिक रूप से बांट देना है। जैसे 11वें में 2 चीज आपको लिखनी थी तो दोनों आधे आधे नंबर की होगी, 13वें में भी 2 चीज पूछी है तो आधे आधे नंबर की होगी, दोनों सही है तो 1 नंबर अपने आप को दे दीजिए। 14वां प्रश्न है कि प्राथमिक गतिविधि में संलग्न लोगों को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी, तो उन्हें कहा जाता है लाल कॉलर श्रमिक। जो प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं उन्हें लाल कॉलर श्रमिक है वो कहा जाता है। रेड कॉलर, रेड लिखो, लाल लिखो ये शब्द, और अगर ये आपने लिखा है तो 1 नंबर अपने आप को दीजिए। 15वां प्रश्न है कि मिश्रित कृषि के किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम बताइए। अगर आपको टॉपिक पर गौर किया होगा, जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा मिश्रित कृषि के 4 प्रमुख क्षेत्र आपको बताए गए थे, जिसमें एक था उत्तर पश्चिमी यूरोप। गौर कीजिएगा, एक पहला क्षेत्र उत्तर पश्चिमी यूरोप, दूसरा उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, तीसरा यूरेशिया के कुछ भाग, और चौथा दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले विकसित भाग। इन चारों में से अगर कोई भी 2 लिखे हैं, चाहे आपने उत्तर पश्चिमी यूरोप लिखा है, चाहे उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग लिखा है, चाहे यूरेशिया के कुछ भाग ये शब्द लिखा है, और चाहे दक्षिणी महाद्वीप के शीतोष्ण अक्षांश वाले भाग लिखा है, इन चारों में से कोई भी 2 लिखे हैं तो आधा प्लस आधा 1 नंबर अपने आप को दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। 16वां प्रश्न, वियतनाम में स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है। ध्यान दीजिए, अलग अलग क्षेत्रों में जो आदिमकालीन निर्वाह कृषि है जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं वो अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो आपको इसमें जितने भी देशों के दिए गए हैं, नोट्स में आपने लिखा है, वीडियो में मैंने बताया है आपको, तो यहाँ मैंने एक देश क्या पूछा है, आपको मैचिंग वाले प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो वहां आपको सभी देशों की जो आपके सिलेबस में है उनकी इस प्रकार की कृषि के स्थानीय नाम है वो पता होना चाहिए। तो 16वें प्रश्न का वियतनाम में इस कृषि को क्या कहा जाता है, रे कहा जाता है, रे। तो अगर ये रे लिखा है तो अपने आप को सही मानते हुए 1 नंबर दे दीजिएगा। 17वां प्रश्न था कि वाणिज्य पशुधन पालन किस प्रकार की संस्कृति से प्रभावित है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न, और टॉपिक की पहली लाइन से ही वाणिज्य पशुधन पालन किस प्रकार की संस्कृति से प्रभावित है, तो इसका उत्तर है पश्चिमी संस्कृति से। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, यह शब्द आपको इसके अंदर लिखना था, पश्चिमी संस्कृति। पश्चिमी संस्कृति से यह प्रभावित कृषि का जो स्वरूप था वो है, तो इसमें के अंदर पश्चिमी संस्कृति शब्द लिखा है तो आप अपने आप को सही मानिए। 18वां प्रश्न है कि आदिमकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, जो आदिमकालीन कृषि है उसको मुख्यतः स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। तो 18वें प्रश्न का सही आंसर हुआ स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। और अगर आपने इसे कर्तन और दहन भी अगर लिख दिया है तो एक बार उसको सही मान सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए अगर ऐसा प्रश्न आता है आदिमकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा भी आपको स्थानांतरित कृषि शब्द है वो लिखना चाहिए। अगला 19वां प्रश्न है, कैंटरबरी का मैदान किस देश में। बहुत अच्छा प्रश्न है। कैंटरबरी का मैदान ये कहां पर है, न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी का मैदान है वो न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है, तो इसका सही आंसर न्यूजीलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न पर पहुंच जाते हैं। 20वां, कर्तन और दहन कृषि से आप क्या समझते हैं। बोर्ड परीक्षा के लिहाज से स्थानांतरित कृषि या आदिमकालीन निर्वाह कृषि या कर्तन और दहन कृषि की अगर बात करूं तो ये 20वां प्रश्न है। चाहे ये तीनों नाम, चाहे स्थानांतरित की बात आ जाए, चाहे आदिमकालीन निर्वाह कृषि शब्द आ जाए, बोर्ड में पूरी संभावना रहती है इस प्रश्न के आने की। तो आपको यहां पर क्या लिखना था, अभी स्थानांतरित जो कृषि होती है हमें पता है उसे कर्तन और दहन कृषि कहा जाता है, तो इसके बारे में लिखना है भी। कर्तन और दहन कृषि से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आप ये लिख सकते हो शब्द, चाहिए आप आदिमकालीन निर्वाह कृषि का इस्तेमाल करें चाहे स्थानांतरित कृषि का भी। स्थानांतरित कृषि में वन के कुछ भागों को काटकर जला दिया जाता है और उससे जो प्राप्त जो राख होती है उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है, जो फसल के लिए खाद का काम करती है। तो इसे ही कर्तन और दहन कृषि कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को ही
या आदिम कालीन निर्वाह कृषि को ही कर्तन और दहन कृषि कहा जाता है। भी पहले वनों को अंदर जो पेड़ पौधे उनको काट लिया जाता है, फिर उन्हें जला दिया जाता है, जो राख है वो मिट्टी में मिला दी जाती है जो कि खाद का काम करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतनी बात आपने भी, वनों को काटना, वनों को जलाना और राख है वो खाद का काम करती है, ये तीनों तथ्यात्मक बातें अगर आपके इस उत्तर में समाहित है तो अपने आप को पूरे में से पूरे यानी 1 नंबर है वो आप दे सकते हो। और यही प्रश्न बोर्ड में 2 नंबर के रूप में भी इसी स्वरूप में पूछा जा सकता है, लेकिन यहां हमने उसका 1 नंबर ही डिसाइड किया हुआ था। तो ये था आज का पेपर, जिसके 1 से 20 प्रश्नों के सही संभावित आंसर क्या हो सकते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं आपने अपनी कॉपी अब जांच ली होगी। अब आपको सभी नंबरों को टोटल करना है। टोटल लगाकर जो भी आपके नंबर आए 20, जितने में से आए वो नीचे लिखने हैं, और जितने आपके आए 17, 18, 19, 20 जो भी आए वो आपको ऊपर लिखने हैं, गोड़ा लगा देना है और अपने आप को परफॉर्मेंस दे देना है जितनी आपने ईमानदारी बरती है। भी हाँ मेरा टेस्ट अच्छा हुआ, आप अपने पेरेंट्स, भाई बहन जो भी पढ़ा लिखा है उसकी आप हस्ताक्षर करवाएं भी मेरा सर ने टेस्ट लिया था उसमें मेरी ये परफॉर्मेंस आई है, तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो हमें अपने परिवार के मेंबर को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। भी हर शनिवार को हम 4 बजे टेस्ट देते हैं, सोमवार को टेस्ट सर सॉल्यूशन करवाते हैं, फिर हम अपनी कॉपी जांचते हैं, अपनी कमियों पर गौर करते हैं। कोई बात नहीं अगर आपके नंबर कम आए, सबसे बड़ी बात है भी आप ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हो, ये अपने आप में एक विजेता वाली फीलिंग लाता है अपने अंदर। इसी प्रकार अगर हम सतत प्रयास करते रहेंगे, ये अपना पहला राउंड चल रहा है, इस प्रकार हम बोर्ड परीक्षा तक कई राउंड टेस्ट के लगा देंगे और उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपने टेस्ट रजिस्टर लगा रखा है तो आपके पास इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक संग्रह है वो भी तैयार होता जा रहा है, जो बोर्ड परीक्षा से पहले रिवीजन के रूप में आपके ये बहुत काम आएगा। तो इसलिए साफ सुथरा लिख लिया करो, और जो भी अगर आपका जब कॉपी जांचते हो जो उत्तर गलत हो जाता है उसको वहाँ फिर क्रॉस कर दिया करो, और अगर वहाँ जगह है तो वहाँ सही करके लिख दिया करो, या जहाँ आपके 20 प्रश्न जहाँ आपने किए हैं उसके बाद आप उस प्रश्न का सही नंबर लगाकर उसका सही आंसर है वो लिख लिया करो, ताकि है वो टेस्ट के अंदर आपके अंदर सुधार भी होता जाए, ताकि गलत चीज़ है वो दिमाग के अंदर नहीं रहे। तो ये था अपना GTS 4 जो कि आपके 5वें लेसन का था, आपके फर्स्ट बुक का। अब आपका जो अगला GTS 5 है वो 6ठे लेसन का होगा, सेकेंडरी क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाओं का होगा। और आपको पता है ज्योग्राफी का टेस्ट हर शनिवार शाम को 4 बजे होता है। 4 बजे टेस्ट है वो रिलीज कर दिया जाता है, उसके बाद आप मंडे तक उस टेस्ट को जैसे ही आप अपनी सुविधा अनुसार इसे हल है वो कर सकते हैं। टेस्ट करें अपनी अच्छी तैयारी के साथ। तो अब आपको अगले टेस्ट द्वितीयक क्रियाएं 6ठे लेसन को अच्छे से तैयार करना है और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है। ध्यान दीजिए हर टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, घटते हैं तो सोचने की जरूरत है, क्योंकि अभी एक एक लेसन के सिर्फ सिंगल एक एक लाइन के या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपके लिए जा रहे हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस मैं उम्मीद करता हूं आपकी अच्छी रहने चाहिए। तो अब आपको अपना नंबर है वो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में करना है, लाइव चैट में नहीं करने हैं नंबर शेयर। आपको कमेंट बॉक्स में अपना नाम, स्कूल का नाम लिखते हुए नंबर शेयर करने हैं। मैं सब बच्चों के मार्क्स है वो रीड करता हूं, भी देखता हूं भी बच्चों ने कितनी परफॉर्मेंस है इसके अंदर प्रदर्शित है वो की है। आप सब बच्चों को इस टेस्ट में आपने भाग लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले टेस्ट के लिए आपको अग्रिम बधाइयाँ। चलिएगा फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।